class 8 geography, the chapter number 20, major crops. The crops मतलब क्या है? जो प्लांट्स हम लोग अपना फूड के लिए या फिर बेचने का पर्पस में ये सब के लिए जो प्लांट्स उगाता है उसी को बोलता है क्रॉप्स। तो ये पूरा वर्ल्ड में और इंडिया में सब मेजर क्रॉप्स क्या क्या है इसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाला है। यूर विजन एग्रीकल्चर practice is a weak and diversified activity involving the cultivation of different types of crops। एग्रीकल्चर का चैप्टर हम इसके पहले हम लोग जो पढ़ा है। तो एग्रीकल्चर द प्रैक्टिस इज ए वीक एंड डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, वो एक वीक एक्टिविटी है, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी है। वीक मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, एक कमजोर एक्टिविटी है। डाइवर्सिफाइड भी, डाइवर्सिफाइड मतलब क्या है, विविध प्रकार का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता है। इट इन्वॉल्विंग द कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। एग्रीकल्चर में अलग अलग प्रकार का क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है। डिफरेंस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन वेरियस रीजियंस डिपेंड ऑन द चेंज इन क्लाइमेट एंड सोइल टाइप दोस रीजियंस एंड द फूड हैबिट्स ऑफ इनहैबिटेंट। ना द डिफरेंस ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन वेरियस रीजियन, पूरा वर्ल्ड में अलग अलग रीजियन में एग्रीकल्चर करने का वो प्रैक्टिस डिफरेंट प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। द क्रॉपिंग पैटर्न वो भी अलग अलग है। इट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन द क्लाइमेट, ये कैसे होता है, ये इसलिए डिफरेंट प्रकार का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। एक जगह का क्लाइमेट का चेंज के अनुसार, तो क्लाइमेट चेंज के अनुसार डिफरेंट प्रकार का क्रॉप लगाना पड़ता है। तो सॉइल टाइप, वो रीजियन का सॉइल टाइप, एक रीजियन में डिफरेंट प्रकार का सॉइल होता है, वो सॉइल के अनुसार वहाँ पर कौन सा क्रॉप लगाना है ये वो सॉइल टाइप पर डिपेंड करता है। एंड द फूड हैबिट्स ऑफ द इनहैबिटेंट्स, के अलावा वो रीजन में रहने वाला लोग, द ह्यूमन बीइंग, उन लोगों का फूड हैबिट्स, उन लोग सबसे ज्यादा वो क्या खाने के लिए पसंद करता है, ये सारा बात है इस पर डिपेंड करता है। टुडे वी सी ए वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थ्रू व्हिच पीपल मीट देयर इंक्रीजिंग नीड। आजकल हम लोग डिफरेंट प्रकार का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हम लोग को देख सकता है, जिसके द्वारा लोग अपना नीड को फुलफिल करता है, अपना नीड्स, अपना जरूरत को मीट करने के लिए लोग अलग अलग प्रकार का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस यूज करता है। इन दिस चैप्टर वी विल कंसिडर ए क्लोजर लुक एट द मेजर क्रॉप्स ग्रोन अक्रॉस द ग्लोब। ये चैप्टर में हम लोग पूरा वर्ल्ड में डिफरेंट कॉन्टिनेंट में, डिफरेंट कंट्री में वहाँ का लोग कौन सा प्रकार का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस यूज करता है, या उन लोगों का मेन क्रॉप्स क्या क्या है, उन लोगों का खेत का मेन क्रॉप्स क्या क्या है, ये सब के बारे में एक क्लोज लुक करेंगे हम लोग ये चैप्टर में। In this chapter, major climate and soil conditions favorable for growing crops are also we will study। ये चैप्टर में हम लोग मेजर क्लाइमेट, अलग अलग रीजियन का मेजर क्लाइमेट कैसा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द सोइल कंडीशन विच इज फेवरेबल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, ये क्रॉप्स उगाने के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है, ये सब के बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाला है। लर्निंग एडवांटेजेस, लर्न मोर इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। मेजर क्रॉप्स ग्रोन, पूरा ग्लोब में, पूरा वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्री में ग्रो होने वाला मेजर क्रॉप कौन कौन सा है वो हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फूड क्रॉप, डिफरेंट प्रकार का फूड क्रॉप, मतलब हम लोग जो अपना फूड के लिए जो क्रॉप्स को ग्रो करता है वो कौन सा है। तो फाइबर क्रॉप, तो फाइबर मिलने के लिए, एंड द बिवरेज क्रॉप, तो ड्रिंक, वो बिवरेज के लिए वो कौन कौन डिफरेंट क्रॉप्स हम लोग उगाता है, ये सब के बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाला है। रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रॉप, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ग्रो होने के लिए उसके लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके बारे में भी हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कैश क्रॉप मतलब क्या है, वो कौन कौन क्रॉप्स को ये कैश क्रॉप का ग्रुप में हम लोग डालता है, वो भी हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाला है। तो फार्मिंग इंडिया एंड यूएसए, इंडिया और अमेरिका का फार्मिंग टेक्निक, उसमें क्या डिफरेंस है, या इंडिया और अमेरिका का डिफरेंट प्रकार का फार्मिंग टेक्निक्स क्या क्या है, उसके बारे में भी हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाला है। एग्रीकल्चर हैज बीन द मोस्ट एंशिएंट ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर ये वर्ल्ड का सबसे पुराना एक ऑक्यूपेशन है ना, ये वर्ल्ड का, पीपल का एक सबसे पुराना
ऑक्यूपेशन में से एक है एग्रीकल्चर। टुडे इट्स सिग्निफिकेंस इज वाइडली इम्पैक्टेड द लाइफ ऑफ द पीपल। आजकल ये एग्रीकल्चर करने का क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आजकल का पीपल पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। इट प्रोवाइड्स फूड टू मोर देन 1 बिलियन पीपल इन इंडिया एंड बिलियंस थ्रू आउट इन द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर से इंडिया का पॉपुलेशन मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन, ये सबको क्या मिलता है, तो फूड मिलता है। या ये पूरा वर्ल्ड में भी ढेर सारा बिलियंस ऑफ पीपल, उन लोगों को फूड मिलने वाला एक प्रोसेस है दिस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। सो इसलिए एग्रीकल्चर को हम लोग ऐसा बोल सकता है, इट इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इज़ द लाइवलीहुड ऑफ द काउंटलेस पीपल। ये ढेर सारा लोगों का, है ना, अनगिनती लोगों का लाइवलीहुड का एक मेथड है एग्रीकल्चर। मतलब ढेर सारा लोग, ढेर सारा पीपल, ये पूरा दुनिया भर के उन लोग अपना डेली लाइफ के लिए, अपना जीवन के लिए ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। फूड, बिवरेजेस एंड इवन द क्लॉथ्स कैन ट्रेस देयर ओरिजिन टू क्रॉप्स कल्टिवेटेड बाय फार्मर। हम लोग खाने वाला फूड, हम लोग पीने वाला बिवरेजेस, हम लोग जो द क्लॉथ्स पहनता है, ये सारा चीज़ का ओरिजिन वो फार्मर्स के द्वारा क्रॉप्स कल्टीवेशन हुआ है। वो क्रॉप्स कल्टीवेशन से ही ये फूड, बिवरेज एंड इवन और क्लॉथ, हम लोग पहनने वाला ये कपड़ा का भी, उसका भी शुरुआत ये फार्मिंग से होता है, उसका भी स्टार्टिंग एग्रीकल्चर से होता है। ऑल राइस, पल्सेस, व्हीट, चपातीस एंड वेजिटेबल्स, दिस आर प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। हम लोग खाने वाला राइस, द पल्सेस, व्हीट चपाती, है ना, एंड वेजिटेबल, ये सारा चीज वो क्या है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट। जस्ट थिंक अबाउट द टी एंड कॉफी वी ड्रिंक एवरी डे। हम लोग रोज पीने वाला वो चाय, कॉफी, वो भी हम लोग को एग्रीकल्चर से ही मिलता है। एंड द कॉटन क्लॉथ्स वी वियर इन समर, हम लोग गर्मी का मौसम में पहनने वाला वो कॉटन का कपड़ा, वो भी ए प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर है। ऑल दिस कम फ्रॉम क्रॉप्स बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ये सारा चीज हम लोग कहाँ से मिलता है, दिस ऑल थिंग्स कम फ्रॉम क्रॉप्स। ये सब के लिए क्या होता है, क्रॉप्स होता है ना। वो बिवरेज के लिए, टी एंड कॉफी के लिए वो भी एक क्रॉप्स है, राइस क्रॉप है, पल्स, व्हीट, वेजिटेबल ना, कॉटन, ये सारा चीज वो क्या है, एक या दूसरा प्रकार का क्रॉप। तो व्हाट इज ए क्रॉप, अभी इतना एग्जाम्पल हम लोग देखा है, इसी से हम लोग को ये सोचना चाहिए ए क्रॉप मतलब क्या है। व्हाट इज ए क्रॉप, एनी प्लांट दैट is cultivated in significant quantities for food or economic purposes is called a crop। तो क्रॉप माल हम लोग कैसा बोल सकता है, एनी प्लांट, कोई भी प्लांट विच इज कल्टिवेटेड इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज, ढेर सारा मात्रा में उसका कल्टीवेशन होता है, फॉर फूड और इकोनॉमिक पर्पस, वो कभी हम लोग का खाना बनता है ना, उसी से हम लोग का खाना होता है, या फिर इकोनॉमिक पर्पस मतलब उसका जो प्रोडक्ट है उसको बेच करके पैसा कमाने का पर्पस के लिए जिस तरह का प्लांट को ढेर सारा मात्रा में उसका कल्टीवेशन होता है, उसी को बोलता है ए क्रॉप। सो द क्रॉप्स कैन बी डिवाइड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स। इसलिए ये क्रॉप्स का हम लोग को वी कैन डिवाइड द क्रॉप्स इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स। हम लोग को ये क्रॉप्स को मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकता है। क्या क्या है, द फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप एंड बिवरेज क्रॉप। ये 3 तरह का क्रॉप्स होते हैं। फूड क्रॉप्स एंड द फाइबर क्रॉप, वो दोनों क्या है, उसका क्या डिफरेंस है, ये अभी हम लोग देखते हैं। फूड क्रॉप्स आर द वन ग्रोन एज फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन ना। फूड क्रॉप्स मतलब क्या है, वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ह्यूमन बींग्स को खाने के लिए जो सामान मिलता है उसी का प्लांट ना, उसका क्रॉपिंग, उसको बोलता है फूड क्रॉप। एग्जाम्पल के लिए राइस, राइस में से हम लोग को वो चावल मिलता है, व्हीट, पल्स, शुगर केन, ये सारा चीज से हम लोग को अपना खाना मिलता है, इसलिए ये सब एग्जाम्पल्स है फूड क्रॉप्स का। फाइबर क्रॉप्स आर दोस फ्रॉम विच वी ऑब्टेन फाइबर फॉर टेक्सटाइल सच एज कॉटन एंड जूट, है ना। तो फाइबर क्रॉप्स मतलब क्या है, वो ऐसा क्रॉप्स है उसमें से हम लोग को क्या मिलता है, तो फाइबर मिलता है, उसी से हम लोग क्या बनाता है, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब ड्रेस बनाता है, कपड़ा बनाता है, लाइक द कॉटन एंड जूट, है ना। उसके लिए हम लोग यूज करने वाला 2 क्रॉप है, कॉटन एंड जूट। द टी एंड कॉफी आर बिवरेज क्रॉप्स। टी एंड कॉफी
उसको क्या बोलता है, बिवरेज क्रॉप, क्योंकि टी और कॉफी वो हम लोग पीने के लिए यूज करता है। सम क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर लाइव स्टॉक फीड, दूसरा कुछ क्रॉप्स है वो किस लिए हम लोग ग्रो करता है, लाइव स्टॉक फीड। लाइव स्टॉक फीड मतलब क्या है, अपना घर का पालतू जानवर का खाना, वो पालतू जानवर को खाने के लिए ही ऐसा क्रॉप्स को ग्रो करता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द मेजर क्रॉप्स नाउ, अभी हम लोग इस तरह का कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले राइस, लुक एट द इमेज ऑन पेज गिवन अबव, है ना, इसके ऊपर में जो पेज है उसमें जो फोटो है उसमें देखना है, यू माइट हैव सीन सच ए साइट इन रूरल इंडिया टू, उस तरह का एक सीन वो हम लोग इंडिया का जो विलेज एरियाज में भी हम लोग देखे हो। इट शोस ए राइस फील्ड ग्रोविंग द फूड ऑफ नियरली हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। वो पिक्चर में क्या है, एक राइस फील्ड का पिक्चर ना, वो कौन सा पिक्चर के बारे में बोल रहा है, यहाँ ये पिक्चर के बारे में वो बोल रहा है, ये एक राइस फील्ड का पिक्चर है, विच ग्रोविंग द फूड ऑफ नियरली हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये राइस मतलब वो पूरा वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन का आधा लोग भी, उन लोग का स्टेपल फूड वो क्या है, राइस। इट इज अ फूड एंड सेरियल क्रॉप। राइस एक्चुअली एक फूड क्रॉप भी है एंड सेरियल क्रॉप भी है। द मेन राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर चाइना, इंडिया, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड म्यांमार, है ना। राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ये सब कंट्री में होता है। कौन कंट्रीज में है, चाइना, इंडिया, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड म्यांमार। इन इंडिया राइस इज ग्रोन इन द डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इंडिया में राइस कल्टीवेशन वो कहाँ होता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का डेल्टा में, मतलब ईस्टर्न साइड में जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज का डेल्टा में वो प्लेन एरियाज में राइस कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। एंड इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन, उसके अलावा इंडो गैंजेटिक प्लेन वो क्या है, गंगा रिवर के किनारे जो प्लेन है वहाँ पर भी राइस कल्टीवेशन इंडिया में ज़्यादा होता है। देन राइस कल्टीवेशन के लिए क्लाइमेट को कैसे क्लाइमेट चाहिए, हाई टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर वाला क्लाइमेट चाहिए, है ना। इसका मतलब 20 डिग्री से 30 डिग्री सेकेंड वो टेम्परेचर वाला क्लाइमेट चाहिए। हेवी रेनफॉल चाहिए, ज़्यादा पानी इसमें चाहिए। द ब्राइट सनशाइन आर फेवरेबल फॉर राइस, के अलावा ब्राइट सनशाइन भी चाहिए, इसका मतलब धूप ज़्यादा मिलना चाहिए। ये सब कंडीशन राइस कल्टीवेशन के लिए वेरी सूटेबल है, या इट इज़ द फेवरेबल कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। हाई टेम्परेचर, heavy rainfall, bright sunshine. The clay soil with water retaining capacity also support good rice yield. इसके अलावा soil तो कैसी होना चाहिए, the clay soil with water retaining capacity, है ना। the clay soil चाहिए वो अच्छा है, with water retaining capacity उसमें पानी रुकना चाहिए, उसका मतलब वो ऐसा मिट्टी चाहिए जिसमें पानी जल्दी सूखने वाला नहीं। also support good rice yield, इस तरह का जो soil भी बढ़िया राइस यील्ड मिलने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। यू विल फाइंड राइस फील्ड ऑन लोलैंड्स एंड इवन हिली एरियाज वेयर द स्लोप्स आर टेरेस्ड। इस तरह का राइस फील्ड हम लोग को लो लैंड में भी दे सकता है ना, इसका मतलब जो लो लैंड में भी राइस कल्टीवेशन होता है और हिली एरिया में भी राइस कल्टीवेशन होता है। हिली एरिया में वो हिल एरिया को वो क्या बनाता है, उसको काट के टेरेस बनाता है, वो टेरेस फार्मिंग मेथड में हिली एरियाज में राइस कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट है वीट। वीट इज व्हाट मेक्स योर रोटीज एज वेल एज पास्ता एंड मकारोनी ना। वीट मतलब गेहूँ ना, गेहूँ से हम लोग रोटी बनाता है और पास्ता बनाता है, मैकरोनी भी बनाता है। दिस फूड एंड सेरियल क्रॉप इज ग्रोन इन द कूलर रीजियन। ये भी एक फूड क्रॉप भी है एंड सेरियल क्रॉप भी है। ये ग्रो होता है कोल्ड रीजियन में ना, द कूलर रीजियन में ये वीट ग्रो होता है। इट इज अ हार्डी क्रॉप, ये एक हार्डी क्रॉप बोलता है उसको, हार्डी क्रॉप। मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रो वीट। ये वीट भी वर्ल्ड का अधिकतर एरिया में, अधिकतर पार्ट में वीट कल्टीवेशन होता है। चाइना इज द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर, है ना। वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वो कौन कंट्री में है, चाइना में है। अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर, दूसरा कंट्रीज कौन कौन सा है, यूक्रेन, द लो लैंड्स ऑफ यूरोप, अर्जेंटीना, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, रशिया एंड कनाडा।
ये सब डिफरेंट कंट्रीज में भी वीट कल्टीवेशन ज़्यादा हो। वीट कल्टीवेशन के लिए जो क्लाइमेट, कैसे क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेट एरियाज विद मॉडरेट टेम्परेचर। वीट कल्टीवेशन के लिए सबसे सूटेबल टेम्परेट एरिया है, वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। उसका मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर भी इसके लिए सूटेबल नहीं है। एंड अबाउट 30 to 90 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल आर बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन, है ना। वहाँ पर रेनफॉल वो 30 से लेके 90 सेंटीमीटर तक रेनफॉल भी मिलने से एक वीट कल्टीवेशन के लिए वो सब बहुत बढ़िया रहेगा, बेस्ट सूटेबल रहेगा। इट रिक्वायर्स लोमी सॉइल विथ वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वीट कल्टीवेशन के लिए बेस्ट लोमी सॉइल है ना, ऐसा लोमी सॉइल जिसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए, उसके बाद उसमें भी पानी रुकना चाहिए। एंड सन्नी वेदर, है ना, मतलब धूपदार वेदर भी चाहिए वीट कल्टीवेशन के लिए। The countries with the cold winters like Canada grow wheat in spring, while the tropical countries such as India grow winter wheat, है ना। तो ऐसा देश, ऐसा कंट्रीज जहाँ पर विंटर बहुत कोल्ड होता है, विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा कोल्ड आता है, लाइक कनाडा, है ना, ऐसा कंट्रीज में वीट ग्रो होता है स्प्रिंग सीजन। एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे इंडिया, वहाँ पर वीट का कल्टीवेशन वो विंटर में होता है ना। ये हम लोग को मालूम है, हम लोग का जगह में भी विंटर सीजन में वीट कल्टीवेशन होता है। इट इज़ अ राबी क्रॉप हियर, इसलिए इंडिया में वीट एक राबी क्रॉप है। सो यू हैव टू मेन टाइप्स ऑफ वीट, स्प्रिंग वीट एंड विंटर वीट ना। तो उसका मतलब वीट दो तरह का होता है, स्प्रिंग वीट एंड विंटर वीट, स्प्रिंग वीट एंड विंटर वीट, है ना। राबी क्रॉप मतलब क्या है ना, राबी क्रॉप एंड खारिफ क्रॉप, उसके बारे में हम लोग इसके पहले वाला कोई चैप्टर में पढ़ा है, या इसके प्रीवियस क्लास में भी हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़े थे। एक फोटो है, वीट प्रोडक्शन का फोटो है, एक वीट का खेत है ये ना, वहाँ पर वीट का हार्वेस्टिंग हो रहा है, उसका पिक्चर है। इन इंडिया यू विल फाइंड मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन नॉर्थर्न इंडिया। इंडिया में वीट प्रोड्यूस करने वाला स्टेट वो नॉर्थर्न साइड में है, जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, ये सब स्टेट में वीट प्रोडक्शन होता है इंडिया में। वीट कल्टीवेशन हैज नाउ स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू, है ना। लेकिन अभी दूसरा स्टेट में भी, दूसरा पार्ट में भी, इंडिया का दूसरा पार्ट्स में भी वीट कल्टीवेशन शुरू हो गया है, स्प्रेड हो गया। एक पिक्चर देखिएगा, वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में अलग अलग चीज़ का कल्टीवेशन वो दिखाया हुआ है। स्क्वायर से दिखाया हुआ है वीट का कल्टीवेशन, जहाँ जहाँ ज़्यादा है वो जो एरिया से, है ना, उसके लिए इस तरह का जो कलर है वो दिया है। राइस कल्टीवेशन भी इसमें दिखाया हुआ है ऐसा सिंबल से। मिलेट का कल्टीवेशन भी दिया हुआ है, थोड़ा सा डार्क जो सिंबल है उसी से। मैस कल्टीवेशन भी दिखाया हुआ है। ये सब हम लोग को ये मैप में देखने से हम लोग को ये सारा चीज़ मालूम होता है ना। तो इसमें देखने पर ये जो एरिया है, नीचे वाला एरिया ना, ये एरिया में पूरा ये चारों चीज़ का कल्टीवेशन होता है। इधर उधर सब हम लोग को ये मैप में देख सकता है। The next, millet. In India, millets refer to रागी, ज्वार एंड बाजरा। इंडिया में मिलेट्स वो तीन तरह का होता है, या फिर तीन नाम में उसको बोल सकता है, रागी, ज्वार, बाजरा। ये तीनों तरह का जो प्लांट्स है, ये सबके लिए कलेक्टिव नेम है मिलेट। मिलेट में ये तीनों चीज़ में होता है। मिलेट एक अकेले प्लांट नहीं है। इस तरह का रागी, ज्वार, बाजरा, इस तरह का प्लांट्स के लिए कलेक्टिव नेम के रूप में हम लोग यूज़ करने वाला वर्ड है मिलेट।
It is a collective name for the quoits grains widely grown in the tropical region, है ना। ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होने वाला रागी, ज्वार, बाजरा इस तरह का जो प्लांट्स है उसके लिए एक कलेक्टिव नेम हम लोग देता है वही है मिलेट। वाइल दीज फॉर्म एन इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप इन मोस्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड रशिया। ये एक इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप भी है ना, रागी, ज्वार, बाजरा है सब, वो मोस्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड रशिया, एशिया, अफ्रीका और रशिया में भी इस तरह का जो चीज़ रागी, ज्वार, बाजरा ऐसा खाता है। दे आर ग्रोन इन द यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप टू प्रोड्यूस है। उसके अलावा अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में उसका कल्टीवेशन होता है, वो किस लिए है प्रोड्यूस करने के लिए। है मतलब क्या है, भूसा। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स अकाउंटिंग फॉर 40% ऑफ द टोटल वर्ल्ड आउटपुट, है ना। इंडिया मिलेट का एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसमें पूरा वर्ल्ड में जितना मिलेट प्रोडक्शन होता है उसका 40% भी इंडिया में हो। अफ्रीका अकाउंट्स फॉर अनदर 40%, बाकी 40% वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका में। ये देखिए एक पिक्चर, ये मिलेट फील्ड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक मिलेट फील्ड का एक पिक्चर है ये। इन इंडिया मिलेट्स आर मेनली ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। इंडिया में मिलेट्स वो कौन कौन जगह में सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो क्लाइमेट, मिलेट ग्रो करने के लिए वो कैसे क्लाइमेट चाहिए। मिलेट्स आर ग्रोन इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए मिलेट के लिए, विद अ टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 20 एंड 28 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर कैसे होना चाहिए, 20 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। एंड रेनफॉल लेस दैन 35 सेंटीमीटर, बारिश वो कितना होना चाहिए, लेस दैन 35 सेंटीमीटर बारिश भी चलेगा। दीज क्रॉप्स आर ड्रॉट रेसिस्टेंट, ये ड्रॉट रेसिस्टेंट है, मतलब इसके लिए ज़्यादा पानी का जरूरत नहीं है, ड्रॉट में भी ये क्रॉप्स अच्छा सूखेगा। एंड इट कैन ग्रो इन द पुअर सोइल, है ना, मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी का सोइल का भी जरूरत नहीं, अच्छा सोइल भी इसके लिए जरूरत नहीं। द नेक्स्ट मैस, मैस इज नोन एज ए फूड एंड सरील क्रॉप। मैस एक फूड क्रॉप भी है, एक सरील क्रॉप भी है। एंड लाइफ स्टॉक फीड एज वेल, इसके अलावा लाइफ स्टॉक मतलब जानवर, जानवर भी ये बहुत अच्छा से खाता है। इट इज नोन एज कॉर्न इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में मैस का नाम क्या है, कॉर्न। मैस इज ग्रोन वाइडली अक्रॉस द वर्ल्ड, मैस भी ये वर्ल्ड का अधिकतर देश में इसका ग्रो होता है। However, the US is the largest producer accounting for half of the world's output, ना, यूएस अमेरिका है मैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, है ना, पूरा वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन का हाफ भी वो अमेरिका में प्रोड्यूस होता है। वाइल चाइना रैंक सेकंड, अमेरिका के बाद दूसरा पोजीशन में वो कौन कंट्री है, चाइना है। अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर ब्राज़ील, मेक्सिको, अर्जेंटीना। दूसरा प्रोड्यूसर मैस का दूसरा प्रोड्यूसर्स में ब्राज़ील, मेक्सिको एंड अर्जेंटीना, ये तीनों देश भी इसमें शामिल है। इन इंडिया यू विल फाइंड मैस टू बी ए राबी क्रॉप, इंडिया में मैस एक राबी क्रॉप है। इन मोस्ट स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड बोथ राबी एंड खरीफ इन स्टेट्स सच एज बिहार एंड द सदर्न स्टेट्स। अधिकतर स्टेट में ये विंटर सीजन में होता है राबी क्रॉप्स, और लेकिन स्पेशली वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, नॉर्थ इंडिया का स्टेट्स में ये राबी क्रॉप ग्रोइंग होता है। बाकी जो स्टेट्स में जैसे बिहार एंड द सदर्न स्टेट्स, वहाँ पर ये राबी एंड खरीफ दोनों तरह का क्रॉप में मैस का ग्रोइंग होता है। उसका मतलब वो विंटर में भी और समर सीजन में भी ये मैस कल्टीवेशन होता है बिहार और दूसरा जो सदर्न स्टेट्स में। उसका फोटो भी दिया हुआ है, मैस का फोटो, है ना। सब हम लोग को मालूम है, हम लोग का भी खेत में हम लोग इसका कल्टीवेशन करता है। देन क्लाइमेट, मैस इज ग्रोन इन टेम्परेट एज वेल एज ट्रॉपिकल एरिया। मैस वो टेम्परेट एरिया में भी ग्रो होता है एंड ट्रॉपिकल एरियाज में भी इसका कल्टीवेशन होता है। इट ग्रोस वेल इन डीप वेल ड्रेन्ड क्ले एंड सैंडी सोइल where average temperature is above 15 degree Celsius and there is no frost, है ना। मैस ग्रो होने के लिए, अच्छा से ग्रो होने के लिए डीप वेल ड्रेन्ड द क्ले एंड सैंडी सोइल चाहिए। डीप
वेल ड्रेन्ड सोइल ना, द क्ले एंड सैंडी सोइल। इस तरह का सोइल मैस कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है। डीप सोइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड मतलब उसमें वाटर होल्ड नहीं होना चाहिए, है ना, वाटर उसमें रुकना नहीं चाहिए। एंड क्ले एंड सैंडी सोइल इसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत वेरी सूटेबल है। वेयर एवरेज टेम्परेचर इज अबव 15 डिग्री सेल्सियस, अबव 15 डिग्री सेल्सियस वाला एक टेम्परेचर भी चाहिए, वो भी इसके लिए बहुत बढ़िया है। एंड देयर इज नॉट फ्रॉस्ट, उसके अलावा क्या नहीं चाहिए, द फ्रॉस्ट नहीं चाहिए। फ्रॉस्ट मतलब बर्फ गिरने जैसा या फॉग रुकने जैसा एक क्लाइमेट नहीं चाहिए। इट नीड्स अबाउट 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, है ना, ज़्यादा पानी चाहिए इसके लिए, मतलब अबाउट 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए ये मैस वो ग्रो होने के लिए, बहुत बढ़िया से वो ग्रो होने के लिए। देन नेक्स्ट क्रॉप शुगर केन। इट इज ए प्लांटेशन क्रॉप दैट ग्रो वेल फ्रॉम द कटिंग स्टम। ये एक प्लांटेशन क्रॉप है ना, शुगर केन का प्लांटेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जगह में एक साथ शुगर केन का कल्टीवेशन होता है। उसको लगाता कैसे है, इट इज ग्रोन फ्रॉम द स्टेम कटिंग, है ना, मतलब इसका स्टेम, इसका ये स्टेम को काट के लगाने से शुगर केन ग्रो होता है। इट ग्रोस वेल इन हाई टेम्परेचर एंड लॉन्ग ग्रोइंग सीजन, ना, ये हाई टेम्परेचर वाला सीजन में ज़्यादा होता है। हाई टेम्परेचर वाला सीजन में ये मैस बहुत अच्छा से ग्रो करेगा, तो लंबा लंबा उसका स्टेम बन जाएगा। देखिए हार्वेस्टिंग शुगर केन ना, शुगर केन वो हार्वेस्टिंग होने के लिए रेडी होने के बाद एक पिक्चर है ये। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड में शुगर केन वो कहाँ कहाँ है। ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ब्राज़ील है, फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना। इसके बाद इंडिया एंड चाइना भी है। अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर थाईलैंड, पाकिस्तान, मेक्सिको, कोलंबिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सब देश में भी शुगर केन का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। इन इंडिया द लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। इंडिया में शुगर केन प्रोड्यूस करने वाला स्टेट्स वो कौन कौन सा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। ये सब स्टेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन कल्टीवेशन होता है। कौन कौन स्टेट है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। शुगर केन कल्टीवेशन के लिए जो क्लाइमेट, कैसे क्लाइमेट चाहिए। शुगर केन इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल लैंड विद टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। शुगर केन वो ट्रॉपिकल लैंड में बहुत बढ़िया से ग्रो होता है, वहाँ का टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस वो बहुत बढ़िया रहेगा। रेनफॉल अबाउट 60 सेंटीमीटर, अबाउट 60 सेंटीमीटर रेनफॉल भी चाहिए, उसका मतलब बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए। ड्यूरिंग द ग्रोविंग पीरियड, शुगर केन ग्रो होने के समय। इट ग्रोस ऑन वेरियस सोइल बट वेल ड्रेन्ड सोइल विद ए मिक्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर आइडियल फॉर दिस क्रॉप। ये शुगर केन ये डिफरेंट प्रकार का सोइल में वो ग्रो होता है, लेकिन वेल ड्रेन्ड सोइल बहुत बढ़िया है। वेल ड्रेन्ड मतलब ज़्यादा पानी रुकने वाला नहीं, वो वेल ड्रेन्ड सोइल वो बहुत बढ़िया रहेगा। विथ ए मिक्स ऑफ द सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये ना ऐसा सोइल जो एक मिक्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले होता है, ऐसा सोइल सबसे बढ़िया है ये शुगर केन का कल्टीवेशन के लिए, है ना। दिस आर आइडियल फॉर दिस क्रॉप। Next, oil seeds. Oil seeds comprise the seeds of the plants that provide edible oil. For example, mustard, sunflower, rapeseed, soyabean, peanut, olive and coconut. है ना। ऑयल सीड मतलब क्या होता है, वो हम लोग को ऑयल देता है, एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल मतलब क्या है, जो खाने में यूज करने वाला ऑयल देता है, वो तेल देने वाला सीड्स, ऑयल सीड्स। एग्जाम्पल के लिए मस्टर्ड सीड, है ना, मस्टर्ड का ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, रापसीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, ओलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, ये सब ऑयल सीड का कैटेगरी में आता है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल सीड्स आर ग्रोन वर्ल्ड वाइड। ऑयल सीड्स या इसके ऊपर में जो बताया इस तरह का जो प्लांट्स है, ये सब ये पूरा दुनिया भर के उसका कल्टीवेशन होता है, या ये वर्ल्ड में बहुत सारा जगह में इसको ग्रो करा सकता है। However, the US is the leading producer of oil seed.
जैसे भी हो, अमेरिका है ऑयल सीड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, मेनली द सोयाबीन, मेनली अमेरिका में कौन सा ऑयल सीड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सोयाबीन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। द अदर प्रोड्यूसर्स आर चाइना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड इंडिया। दूसरा प्रोड्यूसर्स में चाइना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया, ये सब देश में भी इसमें शामिल। इन इंडिया द लीडिंग ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, इंडिया में सबसे बड़ा ऑयल सीड प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन कौन स्टेट में है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड कर्नाटक, ये सब स्टेट में ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा है या उसका कल्टीवेशन ज़्यादा है। डिड यू नो द बायोडीजल इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर ऑयल सीड्स। बायोडीजल इंडस्ट्री, वहाँ पर ऑयल सीड का डिमांड बहुत ज़्यादा है। बायोडीजल इज ए क्लीन नॉन टॉक्सिक फ्यूल यूज्ड एज ए ब्लेंड विद पेट्रोल और डीजल फॉर कार एंड ट्रक एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए हीटिंग ऑयल। ये बायोडीजल मतलब क्या है, वो एक नॉन टॉक्सिक फ्यूल है। नॉन टॉक्सिक मतलब बिना कोई जहरीली वस्तु ना, वो पॉइजनस सब्सटेंस वो इसमें नहीं है, ऐसा एक फ्यूल है। ये हम लोग पेट्रोल और डीजल के साथ ब्लेंड करके मिक्स करके यूज़ करता है फॉर कार एंड ट्रक के लिए। एंड कैन ऑल्सो भी यूज्ड एज ए हीटिंग ऑयल, इसके अलावा ये एक हीटिंग ऑयल के रूप में भी इसका यूज़ होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम ऑयल सीड्स सच एज द सोयाबीन एंड रापसीड। ये बायोडीजल ये ऑयल सीड से बनता है, जैसे तो सोयाबीन एंड रापसीड जैसा ऑयल सीड से बनाता है ये बायोडीजल। नेक्स्ट जूट, जूट इज ए फाइबर क्रॉप ना, जूट के बारे में हम लोग इसके पहले भी देखा है, जूट एक फाइबर क्रॉप है। इट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर, जूट को हम लोग जो नाम देता है गोल्डन फाइबर नाम देता है, गोल्डन फाइबर। द फाइबर इज टेकन आउट फ्रॉम द स्टैक्स ऑफ द प्लांट। जूट फाइबर वो कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट का स्टैक, स्टैक मतलब स्टेम। सो जूट प्लांट का स्टेम में से हम लोग जूट फाइबर को निकाल लेता है। जूट इज मोस्टली यूज्ड फॉर पैकेजिंग बैग एंड मेकिंग रग एंड मैट। जूट का यूज वो कहाँ कहाँ होता है, पैकेजिंग बैग मतलब अलग अलग सामान को पैक करने वाला वो पैकेजिंग बैग, और रग बनाने के लिए, मैट बनाने के लिए, ये सब के लिए हम लोग जूट फाइबर यूज करता है। Nowadays the clothing and accessories are also being made out of jute ना, आजकल हम लोग जूट का ड्रेस बनाता है ना, क्लॉथ बनाता है, और दूसरा डिफरेंट एक्सेसरीज भी जूट का बना हुआ हम लोग को मिलता है। इधर देखिए एक पिक्चर देखिएगा, जूट प्लांट का पिक्चर है, इतना इतना लंबा लंबा होता है जूट प्लांट। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। जूट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला देश वो इंडिया है। इट इज़ फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड चाइना। इंडिया के बाद बांग्लादेश में भी है एंड चाइना में भी है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अदर मेजर प्रोड्यूसर्स इंक्लूड म्यांमार, उज्बेकिस्तान एंड नेपाल है ना। दूसरा जगह जो जूट प्रोडक्शन होता है म्यांमार में होता है, उज्बेकिस्तान में भी होता है, नेपाल में भी होता है। इन इंडिया वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट। इंडिया में जूट प्रोड्यूस करने वाला लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट वो वेस्ट बंगाल है, उसके बाद बिहार, आसाम एंड ओडिशा, ये सब जगह में भी जूट प्रोडक्शन ज़्यादा है। एक जूट बैग का पिक्चर देखिए, जूट का बना हुआ एक बैग है। क्लाइमेट, वो कैसे क्लाइमेट चाहिए, द जूट प्लांट ग्रोस बेस्ट इन वेल ड्राइंड सैंडी लॉम सोइल। वेल ड्राइंड मतलब बिना पानी रुकने वाला सैंडी लॉमी सोइल चाहिए जूट प्लांट के लिए। एंड इट रिक्वायर्स वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट विथ एन एवरेज मंथली रेनफॉल ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। इसके अलावा उसके लिए क्या चाहिए, इट रिक्वायर वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, वार्म क्लाइमेट एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए है ना, विथ एन एवरेज मंथली रेनफॉल ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर। एक एवरेज मंथली रेनफॉल वो कितना मिलना चाहिए, 10 सेंटीमीटर रेनफॉल मिलना चाहिए ना ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। जूट ग्रो होने का समय में इस तरह का टेम्परेचर सबसे बढ़िया है। द नेक्स्ट कॉटन, अनदर इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप इज कॉटन। एक दूसरा इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप है कॉटन है ना। कॉटन का भी हम लोग द फाइबर यूज करता है ना, कॉटन का ड्रेस, कॉटन का कपड़ा हम लोग भी यूज करता है। इट इज यूज्ड टू मेक मेनी टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। कॉटन से हम लोग बहुत प्रकार का फैब्रिक्स ना वो क्लॉथ कपड़ा बनाता है। कॉटन हैज बीन कल्टिवेटेड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स ना।
इंडिया में कॉटन का कल्टीवेशन ये बहुत पुराना समय से ही है। एक्सकवेशंस इन मोहनजोदारो, इंदुस वाली सिविलाइजेशन हैव शोन द यूज ऑफ कॉटन इन दोस डेज। इंदुस वाली सिविलाइजेशन मोहनजोदारो का एक्सकवेशन मतलब वहां पर जो खुदाई करके जो मिला है उसी में से कॉटन का यूज होने का एविडेंस हम लोग को मिला। मतलब उतना जो पुराना समय से ही इंदुस वाली सिविलाइजेशन से ही ये कॉटन का यूज होता था। ये पिक्चर देखिए, कॉटन फील्ड, एक कॉटन का खेत है, कॉटन फील्ड है। ये कॉटन बोर्ड ना, इसी तरह से ये कॉटन का प्लांट में कॉटन का बोर्ड होता है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, टुडे द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ब्राज़ील एंड तुर्की ना। आज पूरा वर्ल्ड में कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर्स, कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कहाँ कहाँ है? चाइना में, यूएस में, इंडिया में, इन पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ब्राज़ील एंड तुर्की। इन इंडिया द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला स्टेट वो क्या क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। ये सब स्टेट्स में कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा है। क्लाइमेट, द कॉटन प्लांट ग्रोस बेस्ट इन ब्लैक सोइल एंड रिक्वायर हाई वाटर लेवल्स फ्रॉम रेनफॉल ना। ये कॉटन प्लांट ब्लैक सोइल में सबसे बढ़िया से ग्रो होता है। ब्लैक सोइल सबसे सूटेबल है। एंड रिक्वायर हाई वाटर लेवल, ज़्यादा वाटर चाहिए, वाटर लेवल ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब रेन 60 to 120 सेंटीमीटर तक रेन चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। और इरिगेशन ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, या फिर ये कॉटन ग्रो होने के समय अगर रेन नहीं मिलता है तो दूसरा कोई मेथड में उसको इरिगेशन करना चाहिए। एंड ड्राई वार्म वेदर ड्यूरिंग द पिकिंग सीजन। उसके बाद इसको एक कॉटन को उसका प्लांट में से निकालने वाला वो समय में ड्राई वार्म वेदर चाहिए, ड्राई एंड वार्म वेदर चाहिए ना। वो सूखा हुआ वो सीजन में ये कॉटन को पिक करने का है, कॉटन उसका प्लांट में से निकालने का है। हार्वेस्टिंग सीजन, इट ऑल्सो नीड्स ए लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री पीरियड एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। इसके बाद भी कॉटन को प्लांट में से निकालने के बाद भी बहुत लंबा दिन तक वो फ्रॉस्ट फ्री पीरियड चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री मतलब बिना फॉग या बिना मॉइस्चर वाला एक पीरियड चाहिए, एक टाइम चाहिए। लॉट्स ऑफ सनशाइन, ज़्यादा धूप मिलने वाला वो समय चाहिए ये हार्वेस्टिंग के बाद। द नेक्स्ट क्रॉप देखिए, टी। दिस बिवरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यंग लीव्स एंड लीफ बड्स ऑफ द प्लांट है ना। उसके लिए टी प्लांट होता है, टी प्लांट का यंग लीफ और द लीफ बड, इसी में से हम लोग क्या बनाता है? टी बनाता है। देयर आर मेनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ टी है ना। टी भी अलग अलग प्रकार का होता है। ये यंग लीव्स एंड बड्स उसको तोड़ करके उसको धूप में अच्छा से ड्राई करके है ना, सुखाने के बाद उसको क्या करता है? उसका पाउडर बनाता है। वो हम लोग को मिलता है टी पाउडर के रूप में। वो टी पाउडर हम लोग को चाय बनाने के लिए यूज करते हैं। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ टी मिलता है, अलग अलग प्रकार का चाय है। Did you know that the taste of the tea depends on the environment where it was grown है ना। ये टी का टेस्ट वो टी प्लांट वो जैसा एनवायरनमेंट में ग्रो होता है उसी के अनुसार ये टी का टेस्ट भी अलग अलग होता है। एंड ऑल्सो ऑन द टी मेकर हु डिसाइडेड व्हेन एंड हाउ द लीव्स वर प्लक्ड। इसके अलावा ये भी है, टी प्लांट में से ये टी लीव्स, उसका लीफ कब और कैसे उसको ये प्लांट में से तोड़ना है ये भी डिटरमाइन करता है टी पाउडर का टेस्ट ना, ये चाय का टेस्ट। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी, टी ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंट्रीज उसमें सबसे पहले चाइना है, उसके बाद इंडिया, देन श्रीलंका, देन केनिया एंड तुर्की, देन इंडोनेशिया। ये सब कंट्रीज में टी कल्टीवेशन है। इन इंडिया लीडिंग टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, इंडिया में वो कौन कौन स्टेट में सबसे ज़्यादा है? आसाम, वेस्ट बंगाल ना, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग वो बहुत फेमस है। एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु में नीलगिरीज में। क्लाइमेट देखिए, टी ग्रोस बेस्ट ऑन द कूल हिल स्लोप। टी सबसे ज़्यादा ग्रो होता है कूल हिल स्लोप में। उसका मतलब जहाँ पर
हिली एरिया है, वो हिली एरिया में टी का खेती वो बहुत बढ़िया से होता है। सो यू विल फाइंड टी प्लांटेशन ऑन ए टेरेस्ड माउंटेन स्लोप, इसलिए हिली एरिया और द माउंटेन एरिया वो माउंटेन का स्लोप को काट के क्या बनाता है, तो टेरेस बनाता है। और टेरेस फार्मिंग मेथड में टी प्लांटेशन हम लोग को देख सकता है। द प्लांट रिक्वायर कूल क्लाइमेट, टी प्लांटेशन के लिए कूल क्लाइमेट चाहिए, मतलब ज़्यादा गर्मी वाला क्लाइमेट नहीं चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए। ए मिनिमम ऑफ 110 to 120 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, ज़्यादा रेन चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, 110 से लेकर 120 तक वो एनुअल रेनफॉल मिलना चाहिए टी प्लांटेशन के लिए। एंड वेल ड्रेन्ड एसिडिक सोइल, वेल ड्रेन्ड मतलब बिना पानी रुकने वाला एसिडिक सोइल चाहिए टी प्लांट्स के लिए। इट ऑल्सो नीड्स ए लॉट्स ऑफ मैनुअल लेबर टू प्लक द लीव्स, उसके अलावा ये टी प्लांट में से लीफ तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर्स चाहिए, है ना, क्योंकि टी प्लांट में से लीव्स को तोड़ने वाला यह प्रोसेस कैसे करना चाहिए, मैनुअली करना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा लेबर्स का ज़रूरत है। अबाउट 4 to 5 पीपल पर हेक्टर, एक हेक्टर का टी प्लांट में से वो टी लीव्स को तोड़ने के लिए लगभग 4 to 5 पीपल चाहिए। Often an experienced worker can pluck up to 35 kilogram of leaves in a day, एक एक्सपीरियंस्ड लेबर को, एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर वो एक दिन में अप टू 35 किलोग्राम तक लीफ को तोड़ सकता है इन ए डे, एक दिन। नेक्स्ट प्लांट कॉफी। The beverage coffee is obtained from the beans or seeds of the coffee plant, which are then roasted, ground and used for brewing the coffee. The beverage coffee is obtained from the beans or seeds of coffee plant. Coffee वो कॉफ़ी प्लांट का सीड में से कॉफ़ी बनाता है ना, उसको बीन्स भी बोलता है। एक कॉफ़ी प्लांट का बीन्स में से या उसका सीड में से कॉफ़ी बनाता है। एंड विच आर देन रोस्टेड, ये सीड को पहले क्या करेंगे, रोस्टेड करेंगे, और रोस्टेड करने के बाद इट विल ग्राउंड, है ना, उसको ग्राइंड करेगा, ग्राइंड करने का मतलब पाउडर बनाएगा। एंड यूज्ड फॉर ब्रूइंग कॉफी, वो कॉफी पाउडर से हम लोगों को कॉफी बना सकता है। देयर आर सेवरल वैरायटीज ऑफ कॉफी, कॉफी भी डिफरेंट प्रकार का होता है, डिफरेंट वैरायटी वाला कॉफी होता है। इधर देखिए कॉफी प्लांट का पिक्चर है, कॉफी फ्रूट, है ना, ये कॉफी फ्रूट के अंदर में उसका सीड है, वो सीड को पाउडर बना करके उसको बढ़िया से ड्राई करा के उसका पाउडर बना के वो पाउडर हम लोग यूज करता है कॉफी पाउडर में। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी आर ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, मेक्सिको, इंडिया एंड एथियोपिया, है ना। ये कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर, कॉफी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला वो कंट्रीज ब्राजील है सबसे आगे, उसके बाद वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, मेक्सिको, इंडिया एंड एथियोपिया, ये सब कंट्री में भी कॉफी प्रोडक्शन ज़्यादा है। इंडिया में कॉफी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इंडिया में ये कॉफी प्रोडक्शन ये 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कॉफी प्लांट्स के लिए जो क्लाइमेट, वो कैसे क्लाइमेट चाहिए, द प्लांट रिक्वायर्स एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। कॉफी प्लांटेशन के लिए एवरेज टेम्परेचर वो कितना चाहिए, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। एनुअल रेनफॉल ऑफ 150 to 200 सेंटीमीटर, 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल चाहिए। एंड ए ड्राई पीरियड ऑफ 2 or 3 months, उसके बाद 2 या 3 महीना वो सूखा समय चाहिए, मतलब समर सीजन चाहिए, ज़्यादा धूप मिलने वाला वो समय चाहिए। इट इज़ बिलीव्ड दैट कॉफ़ी ग्रोस बेस्ट इन वार्म क्लाइमेट एंड हाई अल्टीट्यूड, है ना, ऐसा मानता है कि कॉफ़ी सबसे बढ़िया से ग्रो होता है वार्म क्लाइमेट में, वार्म क्लाइमेट में कॉफ़ी सबसे बढ़िया से ग्रो होता है एंड हाई अल्टीट्यूड में भी सबसे बढ़िया से ग्रो होता है। इधर देखिएगा वो कॉफ़ी बीन्स का पिक्चर है, ये जो दिख रहा है दिस इज द कॉफ़ी बीन। द नेक्स्ट रबर प्लांट, रबर कम्स फ्रॉम द रबर ट्री। रबर हम लोग को मालूम है ना, वो अलग अलग चीज़ में हम लोग रबर का यूज़ करता है, जैसे रबर बॉल है, और हम लोग जो इरेजर यूज़ करता है, और रबर का स्लिपर यूज़ करता है, और गाड़ी का टायर वो भी रबर का बना हुआ है। तो ये रबर ट्री से मिलता है। नाउअडेज ये सिंथेटिक रबर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू, लेकिन आजकल हम लोग को आर्टिफिशियल रबर भी यूज़ करने के लिए मिलता है ना। तो सिंथेटिक रबर मतलब आर्टिफिशियल रबर भी हम लोग को मिलता है यूज़ करने की। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए,
The leading producers of rubber in the world are Thailand, Indonesia, Malaysia and India, है ना। इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, ये सब है रबर का लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इन इंडिया द लीडिंग प्रोड्यूसिंग एरियाज आर द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। इंडिया में रबर प्रोडक्शन वो कन्याकुमारी जिला में, है ना, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु में एंड केरला में भी रबर प्रोडक्शन है। देन द क्लाइमेट, यू विल फाइंड रबर प्लांटेशन इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया। रबर प्लांटेशन हम लोग को कहाँ पर देख सकता है? ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में हम लोग को ज्यादा देखने के लिए मिलता है। दिस प्लांट रिक्वायर एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 200 to 300 सेंटीमीटर। इसके लिए बहुत ज्यादा पानी का जरूरत है। उसका मतलब एनुअल रेनफॉल 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक रेनफॉल मिलने वाला जगह चाहिए, बारिश मिलने वाला जगह चाहिए। ये मंथली एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 26 डिग्री सेल्सियस, है ना। मंथली एवरेज टेम्परेचर वो कैसे होना चाहिए? अबाउट 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ब्राइट सनशाइन चाहिए, ज़्यादा धूप मिलना चाहिए, ब्राइट सनशाइन एंड एन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, ज़्यादा हवा नहीं चलना चाहिए। इस तरह का एक क्लाइमेट चाहिए रबर का खेती के लिए, रबर प्लांटेशंस के लिए। एक केस स्टडी है इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ? The green revolution helped farmers obtain high yielding varieties of seeds, get watered through irrigation scheme and uses the tractors and plow, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन वो इंडियन फार्मर्स को बहुत हेल्प किया है भाई, ऑब्टेन हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड। ये ग्रीन रेवोल्यूशन से ज़्यादा यील्ड मिलने वाला, ज़्यादा फसल देने वाला वैरायटी ऑफ सीड्स वो फार्मर्स के हाथ में आ गया। गेट वाटर थ्रू इरिगेशन स्कीम, उसके अलावा फार्मर्स को अपना खेत में वो पानी डालने के लिए अलग अलग इरिगेशन स्कीम द्वारा जो पानी मिलने लगा। एंड यूजेस ट्रैक्टर्स एंड प्लो, अपना खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर एंड प्लो का भी इस्तेमाल करने लगा। इसीलिए इंडियन फार्मर्स के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा हेल्प बन गया है। इट ऑल्सो हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट ईजी लोन फ्रॉम बैंक। इसके अलावा बैंक में से लोन लेने में भी, ये फार्मर्स को लोन लेने में भी बहुत ईजी हो गया। प्रोडक्शन हैज सोर्ड बाई मोर देन 200% एट प्लेसेस। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मोर देन 200%, 200% से भी ज़्यादा मोर प्रोडक्शन वो करने लगा है अलग अलग प्लेस में। सो मोर पीपल कुड बी फेड एंड मोर फार्मर्स हैड मनी टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ज़्यादा जो प्रोडक्शन होने लगा, है ना, उन लोग का जो खेती में से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, इसलिए ज़्यादा पीपल को वो खाना मिलने लगा, है ना। मोर पीपल कुड बी फेड, ज़्यादा पीपल को खाना मिलने लगा। एंड द फार्मर्स, उन लोग को भी ज़्यादा पैसा कमाने का एक मौका मिल गया। उसी प्रकार उन लोग का भी लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो गया, मतलब द फार्मर्स का लिविंग स्टैंडर्ड वो इम्प्रूव कर पाया है ये ग्रीन रेवोल्यूशन। यूनाइटेड स्टेट, गेट हैज ए ह्यूज व्हीट फार्म इन साउथ ईस्टर्न कोलोराडो। गेट नाम का एक आदमी, एक फार्मर, उसको बहुत बड़ा व्हीट फार्म है इन द साउथ ईस्टर्न कोलोराडो। It is about 900 acres. The average farm size in the United States is about 160 acres. इसका ये wheat farm, उसका साइज 900 एकड़ में है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक wheat farm का एवरेज साइज वो 160 एकड़ होता है। तो इसे कंपेयर करने में गेट का wheat farm 900 एकड़ में बहुत बड़ा है, एक ह्यूज wheat farm है। He plants winter wheat in September that is ready for harvesting in July. वो अपना व्हीट फार्म में विंटर व्हीट लगाता है इन सितंबर मंथ में, और वो नेक्स्ट जुलाई महीना में वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। इट टेक्स हिम 2 years टू ग्रो ए क्रॉप ऑफ व्हीट बिकॉज ऑफ द लो मॉइस्चर इन द एरिया। तो इट टेक्स हिम 2 years टू ग्रो ए क्रॉप ऑफ व्हीट। व्हीट का क्रॉप ग्रो करने के लिए, वो पूरा होने के लिए 2 साल उसको लगा है। बिकॉज ऑफ द लो मॉइस्चर इन दैट एरिया, क्योंकि उसका एरिया में मॉइस्चर बहुत कम। सो ही प्लांट्स हाफ ऑफ हिज फील्ड 1 year एंड लीव्स द अदर हाफ फॉलो। इसलिए उसने क्या किया है, उसका पूरा खेत का आधा खेत में 1 साल वो क्रॉप लगाता है, आधा खेत वो ऐसा ही वो छोड़ देता है। सो दैट मॉइस्चर कैन अक्यूमुलेट, है ना। वैसे छोड़ देने से
मिट्टी में तो सॉइल में मॉइस्चर आ जाएगा। देन नेक्स्ट ईयर गेट रिवर्सेस द प्लांटिंग एरिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में जो आधा इसमें बीट नहीं लगाए थे उसी में बीट लगाएंगे, और जिसमें बीट लगा हुआ था उसको ऐसा ही छोड़ देंगे। बिफोर ही सोस द सीड्स गेट मेक श्योर दैट देयर इज इनफ मॉइस्चर इन द सोइल फॉर द सीड्स टू जर्मिनेट। ये सीड डालने के पहले गेट ये बात को इंश्योर करता है, ये बात पर बहुत ध्यान देता है वो सोइल में मॉइस्चर है या नहीं, है ना। वो सोइल में मॉइस्चर चाहिए, सोइल में मॉइस्चर रहेगा तब सीड्स वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। इसलिए उसका खेत का मिट्टी में मॉइस्चर है कि नहीं ये बात इंश्योर करता है। एंड कीप दम हेल्थी थ्रू आउट। उसी प्रकार वो प्लांट को उसका पूरा समय में एक हेल्थी प्लांट बने रखने के लिए ये पूरा ध्यान देता है। ही यूज स्ट्रिप फार्मिंग एंड स्टबल मल्चिंग टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। उसने स्ट्रिप फार्मिंग मेथड, स्टबल मल्चिंग मेथड ये सब यूज करता है। इट इज टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। वो किस लिए है ये सब मेथड, तो सॉइल इरोशन को रोकने के लिए। एंड इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड ऑल्सो टू कंसर्व मॉइस्चर। उसके अलावा वो प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी और मॉइस्चर को कंसर्व करने के लिए भी, ये सब के लिए स्ट्रिप फार्मिंग एंड स्टबल मल्चिंग मेथड को यूज करता है अपना खेत में। गेट ऑल्सो स्प्रेज पेस्टिसाइड्स टू प्रिवेंट पेस्ट इन्फेस्टेशन। उसके अलावा गेट अपना खेत में पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करता है। वो पेस्टिसाइड को स्प्रे करता है, इसलिए है पेस्ट इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए, है ना। ये पेस्ट मतलब क्या है, कीड़ा। अपना खेत में प्लांट में लगने वाला वो कीड़ा को रोकने के लिए अलग अलग पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करता है। ही स्प्रेज दैट natural disasters such as the hailstorms and strong winds do not occur as they can ruin this entire crop, है ना। इसने हमेशा ये प्रे करता है दैट द नेचुरल डिजास्टर्स, अपना खेत वाला क्रॉप को डैमेज करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर्स नहीं होने के लिए हमेशा वो ये प्रे करता है। जैसे हेल स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड, ना, ये सब आने पर उसका फसल पूरा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द ह्यूज acreage of his farm, Gate needed to purchase different types of machines and equipments of which the combined harvester was one, ना। उसका फार्म का साइज बहुत बड़ा है ना, वो हम लोग उसका पहले देखे। वो इतना बड़ा फार्म है इसलिए गेट को अलग अलग मशीन्स खरीदना पड़ा, है ना। मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स को खरीदना पड़ा। जैसे ये कंबाइंड हार्वेस्टर बहुत बड़ा मशीन, इस तरह का मशीन्स भी उसको क्या करना पड़ा, he has to purchase. Planting, harvesting and threshing by hand would have required ways of manual labor. इसके अलावा प्लांटिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशिंग के लिए, ये सब के लिए या ये सारा काम उसने लेबर्स को लगा करके करवा रहा था, बाई हैंड, ना। ये सब काम हाथ से ही करवा रहा था, मशीन से नहीं। इसलिए वो बड़ा खेत में वो इतना ह्यूज एकड़ वाला वो खेत में काम करने के लिए मैनुअल लेबर्स भी चाहिए था। ये मैनुअल लेबर्स मैनुअली जो कर रहा है उन लोग के लिए बहुत दिन लगता है इतना बड़ा खेत में हार्वेस्टिंग करने के लिए, प्लांटिंग करने के लिए, या वो फसल को क्या करने के लिए, थ्रेशिंग करने के लिए। बट नाउ हिज कंबाइंड हार्वेस्टर प्लेस टू रीप एंड सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द chaff इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन उसने मशीन एंड इक्विपमेंट्स खरीदा, लाइक द कंबाइंड हार्वेस्टर जैसा वो मशीन खरीदा। उसके बाद ये कंबाइंड हार्वेस्टर हेल्प टू रीप एंड सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द chaff इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। उसको व्हीट और द chaff उसको सेपरेट करने में बहुत कम समय में ये सब काम हो पाता है। गेट ऑल्सो ऑन्स ए ट्रैक्टर, ए लेवलर एंड ए ग्रेन कार्ट। इसके अलावा गेट के पास एक ट्रैक्टर भी है, एक लेवलर भी है, एक ग्रेन कार्ट है। Some years he hires another company so that 5 to 6 combines can work together and complete the task in a short time. और इसके अलावा in some years he hires another company, उसने दूसरा कंपनी को भाड़ा पर लिया है जिसके पास 5 to 6 combines है, ये 5 से 6 combines है उसके पास। ये सारा मशीन एक साथ काम करने पर उसका काम या उसका उतना बड़ा खेत में से वो फसल काटने वाला ये सब काम बहुत कम समय में, इन अ शॉर्टर टाइम, बहुत कम समय में ये सब काम हो जाता है। गेट एग्रीज दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ हिज फार्म वाज हाई बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ मशीन्स एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी।
गेट ये बात को अग्री करता है, उसका फार्म का प्रोडक्टिविटी वो बहुत गुना बढ़ गया बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ मशीन्स एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। मॉडर्न मशीन्स यूज करने के वजह से और द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज करने के वजह से अपना खेत का प्रोडक्टिविटी वो कई गुना इंक्रीज हुआ है। इधर में देखिएगा ये वीट फार्म, ये ह्यूज वीट फार्म इन यूएस है ना, अमेरिका का एक बहुत बड़ा वीट फार्म का एक पिक्चर है। ये क्या है, ये ग्रेन एलिवेटर, ग्रेन एलिवेटर का एक पिक्चर ये है। देन the farmers in the US have the option of sending the grains to the local grain elevator है ना। अमेरिका का फार्मर्स को एक और ऑप्शन मिलता है, अपने पास जो ग्रेन है उसको लोकल ग्रेन एलिवेटर में भेज सकता है और होल्ड देयर प्रोड्यूस टिल प्राइसेस आर राइट टू सेल, या फिर उसका पास जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस है, उसको अपने पास ही रह सकता है जब तक उसको उसका दाम, वो सही दाम उसको मिलने तक वो प्रोड्यूस को बेचने की जरूरत नहीं है, अपने पास उसको होल्ड कर सकता है। ये भी इसका एक ऑप्शन है यूएस वाला फार्मर्स के लिए। द कंप्यूटर हैज हेल्प्ड हिम इन डिजिटली कंट्रोलिंग द इरिगेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड इवन हार्वेस्टिंग। इसके अलावा उसने अपना खेत में इरिगेशन करने के लिए, पेस्टिसाइड्स को अप्लाई करने के लिए और इवन द हार्वेस्टिंग, ये सब प्रोसेस के लिए वो कंप्यूटर का हेल्प लेता है ना। मतलब ये सारा काम वो कैसे होता है, डिजिटली होता है या फिर कंप्यूटराइज्ड मेथड में होता है। द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिड सीड्स एंड agrochemical has helped him further to obtain greater yield from his farm। इसके अलावा फर्टिलाइजर का यूज, हाइब्रिड सीड का यूज, बहुत बढ़िया यील्ड देने वाला सीड का यूज, एंड एग्रोकेमिकल, एग्रीकल्चर के लिए यूज करने वाला वो केमिकल, नेचुरल मेथड में क्रॉप को ज्यादा हानि नहीं करने वाला केमिकल्स। इट हेल्प्ड हिम फर्दर टू ऑब्टेन ग्रेटर यील्ड फ्रॉम हिज फार्म। ये सारा चीज को अपना फार्म में से ज्यादा यील्ड मिलने में हेल्प किया है। बिसाइड्स यूजफुल यूनिवर्सिटी रिसर्च फाइंडिंग्स आर आल्सो अवेलेबल इजीली ऑन द इंटरनेट। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रिसर्चेस, ये अग्रो यूनिवर्सिटी रिसर्च फाइंडिंग्स, उसको इंटरनेट से उसको आसानी से मिलता है। उसका मतलब अपना जो खेती के लिए, अपना क्रॉप्स के लिए जो बहुत सूटेबल मेथड्स, यूजफुल टिप्स, द एडवाइसेस, वो भी बढ़िया यूनिवर्सिटी रिसर्च फाइंडिंग्स, ये सारा चीज उसने इंटरनेट का हेल्प से भी लिया है। उसका मतलब यूएस वाला एक फार्मर वो इंडियन फार्मर्स को हम लोग ऐसा मानता है जो ज़्यादा एजुकेशन वाला नहीं है, जो अनपढ़ लोग हैं, उन लोग क्या करता है, फार्मिंग करता है या उन लोग ये खेती करने जाता है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, ज़्यादा एजुकेशन वाला जो इंटरनेट को यूज़ करने आता है, तो कंप्यूटर को यूज़ करने आता है, ये कंप्यूटर यूज़ करके बढ़िया टेक्निक अपना फार्म में लगाने आता है, इस तरह का एजुकेटेड फार्मर्स, उन लोगों को ये कंप्यूटर का हेल्प से या यूनिवर्सिटी रिसर्च फाइंडिंग वगैरह इंटरनेट में ढूंढ करके उसका हेल्प भी ले सकता है। इसलिए उन लोगों का फार्म में खेती बहुत बढ़िया तरीका से होता है as compared to India। He also attends regular courses to upgrade his knowledge and keeps his skill up to date with the latest technology। उसके अलावा यूएस का फार्मर वो रेगुलरली डिफरेंट कोर्सेस अटेंड करता है, उसी के द्वारा वो अपना नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहता है। एंड कीप्स हिज स्किल अप टू डेट, उसका स्किल भी वो अप टू डेट रहेगा विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार उसका स्किल वो भी अप टू डेट रहता है। गेट इज ए थरो एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल, उसी प्रकार गेट वो एक एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल है ना, एक एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल ऐसा बोल सकता है गेट को। गेट्स फार्म इज ये फैमिली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द फैमिली मेंबर। गेट का ये फार्म, इतना बड़ा ये वीट फार्म वो उसका फैमिली का है ना, और उसका सारा काम उसका फैमिली मेंबर्स वो उन लोग सब मिल करके करता है। As there are only 6 people in his family, the extensive use of machinery is more necessary to complete all the tasks। उसका फैमिली में बस 6 मेंबर्स है, इसलिए इतना बड़ा जो वीट फार्म उसका और काम, ये पूरा टास्क ये करने के लिए इस तरह का मॉडर्न मशीनरीज वो ज़्यादा यूज करना पड़ता है। सब्सिडीज टू द फार्मर, the US government provides the subsidies to farmer and encourages them to grow more than the demand or what the market can absorb, है ना। यूएस का गवर्नमेंट भी ये फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है
यूएस का फार्मर्स को गवर्नमेंट क्या देता है, सब्सिडी देता है ना। सब्सिडी मतलब क्या होता है, उसका जो ज़रूरत है सीड एंड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या फिर द टेक्नोलॉजी फॉर इरिगेशन है ना, और द मोस्ट मॉडर्न मशीन्स, ये सब खरीदने के लिए गवर्नमेंट अपना तरफ से कुछ पैसा देता है, या फिर ये सब सारा काम द मशीन्स वगैरह ये सब बहुत कम पैसा में फार्मर्स को अवेलेबल करा देता है। उसी प्रकार यूएस गवर्नमेंट भी फार्मर्स को बहुत एनकरेज करता है टू ग्रो मोर दैन द डिमांड। मतलब यूएस के लिए, अमेरिका के लिए जितना क्रॉप्स चाहिए, फसल चाहिए, उससे भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए फार्मर्स को एनकरेज करता है। एंड व्हाट द मार्केट कैन अब्सॉर्ब, है ना, उन लोगों का मार्केट में जितना चाहिए, उन लोगों का मार्केट के लिए जितना वो मार्केट अब्सॉर्ब कर सकता है, उससे भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए, ताकि वो दूसरा देश में बेच सके, है ना। तो इससे भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए यूएस गवर्नमेंट अपना कंट्री का वो फार्मर्स को हर तरह से या पूरी तरह से एनकरेज करता है। द गवर्नमेंट बाइज द सरप्लस, तो वहाँ पर क्या भी होता है, जो फार्मर्स बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा जितना वो देश का डिमांड है उससे भी ज़्यादा जो फार्मर्स के पास जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस है, वो गवर्नमेंट वो फार्मर्स से क्या करता है, दे बाई इट, है ना, वो गवर्नमेंट वो ले लेता है। दिस सरप्लस इज यूज्ड एज ए फॉरेन एड और इन डोमेस्टिक फूड प्रोग्राम। ये एक्स्ट्रा जो फूड है ना, ये जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला, ये एक फॉरेन एड में यूज़ करता है, मतलब दूसरा देश को हेल्प करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इन डोमेस्टिक फूड प्रोग्राम, या फिर अपना देश के अंदर में अलग अलग फूड प्रोग्राम, है ना, जैसे द फूड प्रोग्राम फॉर द पुअर एंड नीडी, है ना, उन लोगों के लिए भी ये सरप्लस फूड का इस्तेमाल करता है। इसी तरह का यूएस गवर्नमेंट पूरी तरह से वो फार्मर्स को क्या करता है, सपोर्ट एंड एनकरेज द फार्मर्स। द टर्म्स इन यूज, द सरील क्रॉप, द सरील क्रॉप मतलब ग्रेन्स यूज्ड फॉर ह्यूमन और द एनिमल फूड, ह्यूमन के लिए या फिर एनिमल का फूड के लिए यूज करने वाला क्रॉप, उसको बोलता है सरील क्रॉप। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द क्रॉसेस बिटवीन टू प्लांट, जो प्लांट को क्रॉस करके, वो क्रॉस ब्रीडिंग करके जो प्रोड्यूस करने वाला एक न्यू प्लांट, उसको बोलता है हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड सीड। खारिफ क्रॉप मतलब द क्रॉप्स विच वी ग्रो इन समर, समर सीजन में ग्रो करने वाला क्रॉप को बोलता है खारिफ क्रॉप। राबी क्रॉप मीन्स विंटर में लगाने वाला क्रॉप को बोलता है राबी क्रॉप। मिलेट मतलब स्मॉल ग्रेन प्लांट्स को एक कलेक्टिव नेम दिया हुआ है, वही है मिलेट। क्विक रिव्यू, एग्रीकल्चर इज द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग का एक ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन, बहुत पुराना एक जॉब है, एक ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। एनी प्लांट दैट इज कल्टिवेटेड इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज फॉर फूड और इकोनॉमिक पर्पस इज कॉल्ड ए क्रॉप, है ना। तो इकोनॉमिक पर्पस के लिए या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाने वाला एक प्लांट, इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ फूड ना, वो कभी हम लोग को खाने का ऐसा कोई प्लांट होगा, या फिर इकोनॉमिक पर्पस के लिए मतलब बेच के जो पैसा कमाने का पर्पस में ऐसा लगाने वाला जो प्लांट को बोलता है क्रॉप। क्रॉप्स कैन बी ऑफ 3 मेन टाइप्स, फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप्स एंड बिवरेज क्रॉप। क्रॉप्स मेनली वो 3 प्रकार का होता है, फूड क्रॉप्स होता है, फाइबर क्रॉप्स होता है एंड बिवरेज क्रॉप्स होता है। The different crops have different requirements for the favorable growth, है ना। अलग अलग क्रॉप को अपना बढ़िया ग्रो होने के लिए, फेवरेबल ग्रोथ के लिए अलग अलग चीज़ का जरूरत होता है, जैसे वाटर, क्लाइमेट, है ना, सोइल, ये सब इस तरह का रिक्वायरमेंट्स वो डिफरेंट होता है। ऊपर में देखिए द फूड क्रॉप्स मतलब क्या है, ह्यूमन या एनिमल्स को खाने के लिए जो चीज़ देता है वो है फूड क्रॉप्स। देन फाइबर क्रॉप्स मतलब जैसे कॉटन, जूट, इस तरह से फाइबर देने वाला क्रॉप्स है द फाइबर क्रॉप्स, उसी से हम लोग क्या बनाता है, क्लॉथ, बैग, ये सब बनाता है। एंड द बिवरेज क्रॉप्स मतलब हम लोग को जो पीने वाला, जैसे वो टी एंड कॉफ़ी, इस तरह से हम लोग जो पीने वाला जो चीज़ देता है, उसी में इस्तेमाल करने वाला चीज़ देता है, वो क्रॉप्स को बोलता है बिवरेज क्रॉप्स। स्मॉल land holdings, the primitive technology, the poverty and indebtedness of the farmers, dependence on monsoon are some of the major problems in Indian agriculture. The government is taking several measures to root out them. Indian agriculture का कुछ problems, इंडिया में ये खेती उतना बढ़िया से नहीं होने का कुछ problems के बारे में अभी इसमें है। इंडिया में एक फार्मर के पास लैंड का साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है। उसके बाद द प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी मतलब बहुत पहले से यूज़ करने वाला वो टेक्नोलॉजी आज का भी फार्मर्स यूज़ करता है। मोस्ट मॉडर्न मशीन्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये सब यूज़ नहीं करता है। उसके बाद पॉवर्टी मतलब
गरीबी है ना, फार्मर्स मतलब उन लोग हम लोग कैसे मानता है, दे आर पुअर, फार्मर्स हमेशा वो गरीबी में है, ये एक कंडीशन, वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड इनडेप्टेडनेस, इनडेप्टेडनेस मतलब क्या है, फार्मर्स अपना खेत में खेती करने के लिए इधर उधर से सब बहुत सारा जगह से लोन लेता है कि पैसा उधार लेता है, वो कर्ज चुकाने के लिए वो समय पर नहीं चुका पाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और डिपेंडेंस ऑन मानसून, उसके अलावा इंडियन फार्मर्स वो अपना खेत में वाटर के लिए, पानी के लिए मानसून को डिपेंड करता है, मानसून का इरेगुलरिटीज, ये सारा मेजर प्रॉब्लम्स है इंडियन एग्रीकल्चर में। द गवर्नमेंट इज टेकिंग सेवरल मेजर्स टू रूट आउट दम, इंडियन गवर्नमेंट है इस तरह का प्रॉब्लम को रूट आउट करने के लिए, मतलब ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा स्टेप्स, बहुत सारा एक्शंस ले रहा है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फाइंड इन कन्याकुमारी ना, इन कन्याकुमारी में इसमें से क्या हम लोग को देख सकता है, टी, रबर, जूट, शुगर केन है ना, इन कन्याकुमारी में इसमें से क्या है, ऑप्शन बी रबर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिवरेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लीव, लीव्स में से निकालने वाला बिवरेज इसमें से कौन सा है, ऑप्शन बी टी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसमें से कौन सा देश है, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, म्यांमार, इसमें से कौन सा है, ऑप्शन सी इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, व्हीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसमें से कौन सा देश है, इंडिया, चाइना, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, इसमें से कौन सा है, ऑप्शन बी चाइना। 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर क्रॉप एज वेल एज ऑयल सीड, ऑयल सीड भी है, एक फाइबर क्रॉप भी है, तो इसमें से कौन सा है, जूट, सनफ्लावर, मिलेट, कॉटन, इसमें से क्या है, ऑयल सीड एंड ये फाइबर क्रॉप है, ऑप्शन बी सनफ्लावर। 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेरियल क्रॉप, इसमें से सेरियल क्रॉप कौन सा है, ऑप्शन बी राइस। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑयल सीड, इसमें से ऑयल सीड कौन सा है, ऑप्शन बी राप सीड। The next, fill in the blanks. Dash plantations are found in humid tropical climate. Humid tropical climate में हम लोग को कौन सा प्लांटेशन देख सकता है, रबर, रबर प्लांटेशन। 2 millets are a type of dash crop, मिलेट एक प्रकार का dash crop है, फूड क्रॉप। 3 coffee is a type of dash crop, कॉफी एक प्रकार का बिवरेज क्रॉप है। डैश फाइबर इज टेकन फ्रॉम द स्टाक ऑफ द प्लांट, प्लांट का स्टाक में से, मतलब प्लांट का स्टेम में से निकालने वाला फाइबर, वो कौन सा प्लांट में है या कौन सा फाइबर है, जूट फाइबर। 5 द 2 कंट्रीज विच आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी आर डैश एंड डैश, टी का लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऐसा 2 देश, वो कौन कौन सा है, चाइना एंड इंडिया। नेक्स्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ग्रोइंग कंडीशंस फॉर द टी एंड कॉफी ना, टी एंड कॉफी ग्रो करने वाला कंडीशंस, उसको कंपेयर कीजिए। इसका आंसर यहाँ लिखना है, टी ग्रोस बेस्ट, वहां से लेकर के एसिडिक सॉइल तक, इसके बाद यहाँ पर कॉफी प्लांट रिक्वायर्स एन एवरेज टेम्परेचर, वहां से लेकर के हाई आल्टीट्यूड तक लिखना है। नेक्स्ट, ग्रोइंग कंडीशंस फॉर द राइस एंड व्हीट, राइस और व्हीट का ग्रोइंग कंडीशंस को कंपेयर कीजिए। इसका आंसर राइस के लिए हाई टेम्परेचर से लेकर के राइस यील्ड तक लेना है, व्हीट के लिए टेम्परेट एरिया से लेकर के वेदर तक लेना है। नेक्स्ट, फूड क्रॉप एंड द फाइबर क्रॉप, इसको कंपेयर करना है। इसका आंसर यहाँ पर है, फूड क्रॉप से लेकर के लाइफ स्टॉक फीड तक लेना है। नेक्स्ट, ग्रोविंग कंडीशंस ऑफ मिलेट एंड व्हीट, मिलेट और व्हीट का ग्रोविंग कंडीशन, इसको कंपेयर करना है। इसका आंसर व्हीट का ग्रोविंग कंडीशंस, इसका पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग लिखा था, वो ग्रोविंग कंडीशंस उसको लिखना चाहिए, और मिलेट का ग्रोविंग कंडीशंस ये लिखना है, मिलेट्स आर ग्रोन यहाँ से लेकर के इन द पुअर सोइल तक लिखना है। नेक्स्ट, गिव रीजन वाई, ये सबका रीजन देना है।
द टेस्ट ऑफ टी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग प्लेस का टी लीव्स का टेस्ट वो अलग अलग होता है, उसका रीजन लिखना है। इसका आंसर यहाँ पर द टेस्ट ऑफ द टी, वहां से लेकर के हाउ द लीव्स वेयर प्लक्ड, इसके बाद एक फुल स्टॉप देना चाहिए। नेक्स्ट है राइस इज ग्रोन इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया। राइस इंडिया में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में ग्रो होता है, उसका रीजन क्या है? इसका आंसर ऐसा लिखना है, इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया हाई टेम्परेचर कोमा heavy rainfall and bright sunshine are available which are the favorable for rice cultivation, full stop. Moreover, the clay soil with the water retaining capacity is also there which also support the good rice yield, full stop. ये लिखना है। नेक्स्ट, wheat is a rabi crop in India। इंडिया में wheat एक rabi crop है, why? इसका आंसर, in India the wheat are grow in winter season, so it is a rabi crop in India। ये लिखना है। Next, answer the following questions in brief। How many types of crops are there? इसका आंसर, the crops are of mainly 3 types: food crop, fiber crops and beverage crop। Second, name the 5 leading producers of the tea in the world। ना, ये वर्ल्ड में टी का 5 लीडिंग प्रोड्यूसर्स वो कौन कौन कंट्रीज से? उसका आंसर चाइना, इंडिया, श्रीलंका, केनिया एंड तुर्की। ये आंसर लेना है। थर्ड, व्हाट आर मिलेट्स। मिलेट्स मतलब क्या है? मिलेट्स इज ए कलेक्टिव नेम फॉर द कोर्स ग्रेन्स वाइडली ग्रोन इन द ट्रॉपिकल रीजियन। ये लिखना चाहिए। उसके बाद ये भी लिख सकता है, इन इंडिया मिलेट रेफर टू रागी, ज्वार एंड बाजरा। देन नेक्स्ट, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड टू ग्रो मैस। मैस ग्रो करने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए वो क्या क्या है? इसका आंसर यहाँ पर है, मैस इज ग्रोन, वहां से लेकर के ऑफ रेनफॉल तक लेना है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द क्रॉप, है ना? ये क्रॉप मतलब क्या है, उससे आप क्या समझते हैं? इसका आंसर ये लिखना है, एनी प्लांट दैट इज, वहां से लेकर के ये क्रॉप तक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इन इंडिया शुगर केन लार्जली कल्टिवेटेड। इंडिया में शुगर केन का कल्टीवेशन वो सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। नेम 2 फाइबर क्रॉप्स एंड एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ। 2 फाइबर क्रॉप का नाम लिखिए, उसका ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर, जूट एंड कॉटन आर द 2 फाइबर क्रॉप। ऐसा लिखने के बाद जूट और कॉटन, उसका ग्रोथ के लिए जो कंडीशन चाहिए उसके बारे में लिखना चाहिए। जूट के लिए ये लिखना है, द जूट प्लांट ग्रोस बेस्ट इन वेल ड्राइंड सैंडी लोमी, वहां से लेकर के ग्रोइंग सीजन तक लिखना है। और कॉटन के लिए ये लिखना है, द कॉटन प्लांट ग्रोस बेस्ट, वहां से लेकर के लॉट्स ऑफ सनशाइन तक चाहिए। सेकंड है, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड टू ग्रो द शुगर केन एंड वेयर इज इट ग्रोन इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। शुगर केन के बारे में उसका क्लाइमेटिक कंडीशन और इंडिया और वर्ल्ड में वो ज्यादा ग्रो होने वाला जगह कहाँ कहाँ है ये लिखना है। इसका आंसर ये लिखना है, द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड टू ग्रो द शुगर केन, वो लिखने के बाद यहाँ से लिखना है शुगर केन इज ग्रोन, वहां से लेकर के दिस क्रॉप तक लिखना है। उसके बाद वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन का पैराग्राफ पूरा लिखना है, इन इंडिया वाला ये पैराग्राफ भी पूरा लिखना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डज द फार्मिंग इन इंडिया डिफर फ्रॉम द फार्मिंग इन द यूएस। इंडिया का फार्मिंग एंड यूएस का फार्मिंग ये दोनों में कैसे डिफरेंस है? इसका आंसर, नेक्स्ट, राइट एन अकाउंट ऑफ व्हीट एंड वेयर इट इज ग्रोन। व्हीट के बारे में लिखिए, वो कहाँ कहाँ ग्रो होता है उसके बारे में भी लिखना है।
इसका आंसर वीट इज व्हाट यू मेक्स योर रोटीज, ये सब लिखना है। मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रो वीट तक लिखना है। उसके बाद उसका क्लाइमेट के बारे में लिखना है। टेम्परेट एरिया से लेकर के इट इज ए राबी क्रॉप हियर तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर चाइना इज द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर, ये लिखना है। वीट प्रोड्यूसर तक लिखिए। उसके बाद इन इंडिया, वहां पर राजस्थान तक लिखिएगा। इतना इसका आंसर में लिखना है। नेक्स्ट, हाउ वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन यूजफुल फॉर फार्मिंग? ग्रीन रेवोल्यूशन वो फार्मिंग के लिए कैसे यूजफुल बना है? इसका आंसर यहाँ पर है द ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड फार्मर्स, वहां से लेकर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक लिखना। ये पैराग्राफ पूरा लिखना चाहिए। नेक्स्ट, गिवन अकाउंट फॉर वीट कल्टीवेशन। वीट कल्टीवेशन के लिए एक डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। इसका आंसर में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर में लिखा है, राइट अकाउंट ऑफ वीट एंड वेयर इट इज ग्रोन, इसी का आंसर इसमें भी लिखना चाहिए। ये दोनों का आंसर एक ही। एक्टिविटी सेशन, एन आइडिया टू think and be artistic. Draw out the picture of farmer of India and the farmer of USA. इंडियन फार्मर और यूएसए वाला फार्मर, ये दोनों का पिक्चर ड्रॉ करना। इधर हाईलाइट द लिविंग एंड ड्रेस एंड कलर दम ब्यूटीफुली। तो ये फार्मर्स को ड्रॉ करने के समय एक फार्मर होते हुए उन लोगों का ड्रेस, वही ड्रेस में उसका पिक्चर ड्रॉ करना चाहिए। उसका लिविंग वो दिखाने वाला एक पिक्चर ड्रॉ करना है। एंड यू कैन गिव कलर टू दम ब्यूटीफुली, उसको बढ़िया कलर भी दे सकता है। इसके नीचे वाला ये लाइन में लिखना चाहिए इंडियन फार्मर है कि यूएसए फार्मर है। मैप वर्क, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड लोकेट यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड नेम द कंट्रीज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। एक वर्ल्ड का आउटलाइन मैप में ये सब क्रॉप्स प्रोड्यूस करने वाला मेजर कंट्रीज, उसको मार्क करना है, लोकेट करके लेबल करना। क्या क्या है? द टी प्रोड्यूसिंग कंट्री, रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। टी प्रोड्यूसिंग कंट्री के लिए कोई एक सिंबल दीजिए या फिर एक दूसरा कलर दे दीजिएगा। रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री के लिए भी एक अलग कलर देना है। वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के लिए भी देना है। जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के लिए अलग कलर। तो शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के लिए अलग कलर एंड कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री, ये सब के लिए डिफरेंट कलर से ये लेबल करना चाहिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्क इन ग्रुप्स, ईच ग्रुप प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन चार्ट इनकॉर्पोरेटिंग पिक्चर्स एंड ड्राइंग ऑन एनी क्रॉप, है ना। अलग अलग ग्रुप में ये काम करना चाहिए। वर्क इन ग्रुप में हर एक ग्रुप एक प्रेजेंटेशन चार्ट बनाना है, उसमें डिफरेंट क्रॉप्स का, है ना, एनी क्रॉप का उसका पिक्चर ड्रॉ करना है या उसका ड्राइंग्स बनाना चाहिए। बेस्ट नोन टू यू, आप लोगों को जो क्रॉप के बारे में बहुत बढ़िया से जानकारी है वो क्रॉप के बारे में लिखना है या वो क्रॉप के बारे में एक प्रेजेंटेशन चार्ट बनाना चाहिए। अलॉन्ग विथ द इंडिकेट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, नेम द टाइम ऑफ सोविंग, फर्टिलाइजर, मैन्यूर यूज्ड, द हार्वेस्टिंग टाइम एंड द मार्केटिंग वैल्यू। इसके साथ जो क्रॉप आप लोग लिखने के लिए सेलेक्ट कर रहा है वो क्रॉप के बारे में ये सब बात लेना चाहिए। उसका वैरायटी, है ना, एक क्रॉप का डिफरेंट वैरायटीज होता है। तो आप लोग जो क्रॉप के बारे में लिख रहा है वो क्रॉप का कौन सा वैरायटी है, वो वैरायटी का नाम लिखना है। द टाइम ऑफ द सोविंग, वो क्रॉप लगाने का वो टाइम कौन सा महीना है, ये सब के बारे में लिखना है। द फर्टिलाइजर और द मैन्यूर यूज्ड, वो क्रॉप लगाने के वक्त जो फर्टिलाइजर, मैन्यूर ये सब यूज़ किया था उसके बारे में लिखना है। द हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ द क्रॉप, वो क्रॉप का हार्वेस्टिंग टाइम के बारे में लिखना है। द मार्केटिंग वैल्यू, वो क्रॉप को मार्केट में कितना वैल्यू है, उसको बेचने पर कितना इनकम हम लोग को मिलता है, ये सब के बारे में हम लोग को लिखना चाहिए। ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड 5 मिनट्स टू मेक द प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हर एक ग्रुप को ओनली 5 मिनट्स मिलेगा। देन ए पिक्चर स्टडी, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग, ये पिक्चर को देखिए
इसको देखने के बाद ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। नेम द 2 प्लांट शोन इन द पिक्चर, ये दोनों पिक्चर में जो प्लांट है उसका नाम लेना है ना। ये टी प्लांट है, ये रबर प्लांट है। नेम द कंट्रीज वेयर दीज प्लांट्स आर फाउंड, ये टी एंड रबर ये कौन कौन कंट्री में हम लोग को मिलता है, ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़े थे, वो कंट्रीज का नाम लिखना है। नेम द कंट्रीज हु आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी ना, इसका लिखना है टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्रीज कौन कौन सा है वो कंट्रीज का नाम लेना। डिबेट, ऑर्गेनाइज ए डिबेट ऑन जीएम फूड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जीएम फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में एक डिबेट को कंडक्ट करना चाहिए। ये हम लोग स्कूल खुलने के बाद कंडक्ट करेगा, डिबेट के लिए ज़्यादा लोग चाहिए ना। देन व्हाट थिंक एंड आंसर, व्हाई टी कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस ऑन हिल, व्हाई नॉट ऑन द प्लेन लैंड। टी प्लांटेशन, द टी कल्टीवेशन ये जनरली हिली एरिया में है, हिल स्लोप में होता है, नॉट ऑन द प्लेन लैंड है ना, प्लेन लैंड में ये नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है उसके बारे में आप लोग सोच के या किसी से पूछ के उसका आंसर ढूंढ के रखिएगा। देन लाइफ स्किल्स, ऑब्जर्वेशन, बिगिन योर ओन होम फार्म एंड प्लांट सम लीफी वेजिटेबल एटलीस्ट 1 फ्रूट ट्री है ना। आप लोग अपना होम फार्म स्टार्ट कीजिए, मतलब अपना घर के बगल में एक फार्म क्रिएट कीजिए, उसमें कुछ लीफी वेजिटेबल्स को लगाइए एंड एटलीस्ट 1 फ्रूट ट्री भी लगाइए, फल देने वाला एक पेड़ भी लगाना है। यू कैन ग्रो दिस इन पॉट्स और इफ यू हैव स्पेस फॉर गार्डनिंग सो ए प्लांट एंड गेट इट मैच्योर्ड। आप लोग को अगर घर के बगल में अगर जमीन नहीं है तो यू कैन ग्रो दिस इन पॉट्स, आप लोग को ये प्लांट लीफी वेजिटेबल, ए स्मॉल ट्री ना, 1 फ्रूट ट्री, ऐसा आप लोग को पॉट्स में लगा सकता है। और इफ़ यू हैव स्पेस फॉर गार्डनिंग, अगर आप लोग के घर के बगल में गार्डनिंग का स्पेस है तो यू कैन सो ए प्लांट, एक प्लांट वहाँ पर लगा सकता है एंड गेट इट मैच्योर्ड, उसको ग्रो होने दीजिए, ग्रो होने तक उसका देखभाल कीजिए। यूज यूर ओन होम गार्डन प्रोड्यूस फॉर यूर लंच, वो अपना होम गार्डन से जो चीज़ लोग जो प्रोड्यूस करता है उसी से आप लोग अपना लंच बनाइए। ईट द वेजिटेबल विथ एक्साइटमेंट, वो वेजिटेबल्स आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, वो इसलिए लगेगा कि वो आप लोग अपना हाथों से जो ग्रो किया हुआ है ना, अपना होम गार्डन में आप लोग देखभाल करके बड़ा करके उसको ग्रो किया हुआ है, इसलिए आप लोग को वो वेजिटेबल्स खाने में बहुत एक्साइटमेंट लगेगा। एक बार आप लोग ये बात या एक काम, ये एक्टिविटी को करके देखिए। वेब गाइड दिया हुआ है, ये 3 वेबसाइट्स, ये आप लोग वेब ब्राउज़र में डाल करके ये वेबसाइट में क्या क्या जानकारी है ये सब जानकारी आप लोग ले लीजिए, नॉलेज ले लीजिएगा। ये चैप्टर का पूरा बात कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोग एसएस का बुक में ही कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन आंसर वगैरह है ना, वो गिव रीजन, ये सारा काम आप लोग ज्योग्राफी का फेयर कॉपी में लिखना है, उसको याद करना चाहिए। एग्जामिनेशन होगा तो एग्जामिनेशन के पहले सारा चीज़ याद करके रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।